हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। आज का दिमाग चीनी की बुक साथ में पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 7 का हेडिंग है व्यापार और भूमंडलीकरण। कौन मंडलीकरण? भूमंडलीकरण। तो व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण। इस प्रकार से 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण हुआ, जिसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं भूमिका। आज के अर्थ जगत में वाणिज्य और व्यापार के अंतर्गत आने वाले विश्व व्यापार की अवधारणा आधुनिक युग की देन है। देखा जाए आज के अर्थ जगत में वाणिज्य और व्यापार के अंतर्गत आने वाले विश्व बाजार की अवधारणा जो आधुनिक की अवधारणा है। वैश्विक बाजार के संदर्भ संदर्भ में इस व्यापार के संकेत प्राचीन काल से ही मिलने आरंभ हो गए। देखा जाए तो वैश्विक काल के जो संदर्भ में देखा जाए तो इसके अर्थव्यवस्था जो संकेत जो थे प्राचीन काल था, वो भी मिलना क्या हो गया, पर आरंभ हो गया। कौन वाली डिबिया देखते हैं डिबिया में क्या विश्व बाजार। उस तरह के बाजार को हम विश्व बाजार कहेंगे जहाँ दुनिया के सभी देशों की वस्तु आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। यानी विश्व बाजार उसको हम कहेंगे वैसा था जहाँ में जो भी चीज़ मिलते हैं उस बाज़ार में सारी चीज़ मिलना चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे विश्व बाज़ार कहेंगे। जैसे विश्व बाज़ार के भारत के आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है, मुंबई को, क्योंकि मुंबई एक ऐसा बाज़ार है कि विश्व बाज़ार है जहाँ मुंबई में हर एक चीज़ की वस्तुएँ यहाँ आपको क्या होगा, उपलब्ध होगा, मिलेगा, जहाँ हर एक देश की वस्तुएँ मिलेगा, इसलिए विश्व बाज़ार कहा गया मुंबई को। इधर और एक डिब्बा में है, वो भी पढ़ लेते हैं। वाणिज्य क्रांति व्यापार के क्षेत्र में होने वाला अभूतपूर्व विकास और विस्तार, जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचना। ताकि हम लोग अगला पॉइंट में देख रहे हैं कि वाला अभूतपूर्व विकास और विस्तार, जो जल और स्थल दोनों मार्गों में संपूर्ण विश्व तक पहुंचता है। इसका केंद्र यूरोप, इंग्लैंड, जो पूरे विश्व में जो व्यापार हो रहा था उसका मेन केंद्र कहाँ था, इंग्लैंड था। इंग्लैंड के द्वारा ही पूरे विश्व में व्यापार हो रहे थे उस समय का बात कर। और जो बता प्राचीन भारत में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता, कौन घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। देखा जाए तो प्राचीन काल में भारत की जो प्राचीन काल में सिंधु की सभ्यता था, वो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। यानी कि उसी समय जिस प्रकार से भारत में विकसित हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी समय प्राचीन काल में व्यापार में मिस्र में मेसोपोटामिया का सभ्यता चल रहा था, साथ ही साथ चल रहा था, पैरेलल चल रहा था। इस व्यापार का केंद्र दिलमुन, आधुनिक दिलमुन किसको कहते हैं, आधुनिक बहरीन। अभी इसको उस समय प्राचीन काल में दिलमुन के नाम से जाना जाता था, अभी इसको बहरीन कहते हैं। कौन रीन कहते हैं, बहरीन कहते हैं। और मेलुहा, मेलुहा, इसको उस समय प्राचीन समय में मेलुहा कहा जाता था, अभी वर्तमान समय में मकरान तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, मकरान तट पर स्थित है। आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से मानचित्र। भारत में विश्व के जोड़ने वाले व्यापारी मार्ग है, इतिहास की दुनिया, यह भारत है। देखिए भारत में किस तरीके से सूरत से कहाँ जो कौन से देश है, जिम्बाब्वे, कनाडा, इस तरीके से गोवा से जुड़ा हुआ था, माचो, जंदा, नालगर, फारस की खाड़ी, मोरक्को, मछली, मद्रास, हिंद महासागर से होते हुए पूरे देश में क्या किया था, फैला हुआ था। यहाँ पर व्यापार कहाँ से हो रहा था, भारत से व्यापार हो रहा था। प्राचीन समय की बात करा, अगर अभी देखा जाए वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो भारत का व्यापार तो बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं, यह बहुत बड़ा मात्रा में इसका मात्रा चल रहा है, उद्योग चल रहा है। तट रेखा, एक बाजार बड़ा व्यापारिक केंद्र ही था। ये बाजार था, एक बड़ा बाजार था, बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था।
उस काल में विश्व बाजार का और स्पष्ट प्रमाण अलेक्जेंड्रिया नामक बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा के क्रम में मिलता है। अगर देखा जाए इस प्रकार से अलेक्जेंड्रिया नामक बड़ा व्यापारिक केंद्र में चर्चा के रूप में मिलता है। यह शहर 3 महादेशों अफ्रीका, यूरोप और एशिया के व्यापारियों का केंद्र था। ये जो शहर था 3 महादेश था। कौन महादेश? 3 महादेश का केंद्र, बहुत बड़ा केंद्र था। कौन कौन से महादेश? अफ्रीका महादेश, यूरोप और एशिया। ये तीनों से जो होता था अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर व्यापार हुआ करता था, तीनों महाद्वीप का। यूरोप और एशिया के व्यापारिक केंद्र था। इस शहर को लाल सागर के मुहाने पर, कौन शहर? लाल सागर के मुहाने पर, जिसको वर्तमान में मिस्र के उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है, मिस्र के उत्तरी क्षेत्र, महान यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने स्थापना किया था। इस अलेक्जेंड्रिया जो था, इसका क्या था, जो स्थापना ये विश्व व्यापार का किया था, ये किसके द्वारा किया गया था? महान यूनानी विश्व विजेता था सम्राट सिकंदर के द्वारा यह स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा क्या किया गया? स्थापित किया गया था। करा अलेक्जेंड्रिया शहर और बाजार। अलेक्जेंड्रिया देखा जाए तो आप देख सकते हैं अलेक्जेंड्रिया शहर का किस तरीका से था, बाजार किस तरीका से, लोग यहाँ पर किस तरीका से आते थे, वस्तुओं किस तरीका से टंगे हुए रहते थे, और बाजार जैसे अभी आप जाते होंगे धाम पर जिस तरीका से मार्केट दिखाई देता था, उसमें उसी दौरान में इस तरीका का मार्केट वहाँ पर था, मेसोपोटामिया में था, यानी कह सकते हैं अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर था, अलेक्जेंड्रिया पर था। यहाँ क्या था? व्यापारिक केंद्र था। करा परंतु आधुनिक काल के उदय के साथ ही, कौन काल? आधुनिक काल के उदय के साथ ही भौगोलिक खोज, कौन खोज? भौगोलिक खोज, पुनः जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसे घटनाओं ने जिस वाणिज्य क्रांति को जन्म दिया, सही मायने में विश्व बाजार का फलस्वरूप इसके बाद ही उभर कर सामने आया। अगर देखा जाए जिस प्रकार से पूर्ण जमानों में पूर्ण जागरण तथा राष्ट्रीय राज्य के उदय में जैसी घटनाओं ने जिस वाणिज्य क्रांति का क्या दिया? जन्म दिया, सही मानियों में देखा जाए तो बाजार के स्वरूप इसके बाद ही उभर कर सामने आया। इसका पूर्ण विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। इसका जो विकास हुआ, जो जब औद्योगिक क्रांति हुआ उसके बाद ही इस बाजार का विस्तार और बढ़िया से हो पाया। इस क्रांति ने बाजार का तमाम आर्थिक गतिविधियों को केंद्र बना दिया। इस क्रांति जो बाजार क्रांति आया तो बहुत जितनी भी तमाम थे औद्योगिक क्रांति थे, यानी कहने का मतलब गतिविधि थे, वो सब इसके अंतर्गत इसके निहित आ गए, या कह सकते हैं इसके अंतर्गत आ गए कि बिना यहाँ के बाजार किए हुए आर्थिक स्थिति को, अपने बाजार को बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, इसी पर के साथ साथ जिस तरीक़ा से औद्योगिक क्रांति का क्या होते चला गया? विकास होता चला गया। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया, और बाजार के जो स्वरूप था धीरे धीरे बढ़ता चला गया और विश्वव्यापी होता चला गया। और 20वीं शताब्दी के पहले तक, कौन शताब्दी के पहले तक? 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसके सभी महादेशों ने अपनी उपस्थिति कायम कर ली। यही हुआ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते जितने भी महादेश थे, जितने भी उपमहादेश थे, सारा महादेश यहाँ स्थापित हो गया। यानी सारे महादेश के, पहले तो 3 महादेश था, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। उसके बाद सारे महादेश 8 को 8 7 के 7 महादेव क्या होने लगा? यहाँ से व्यापार करने लगे। यानी कहते हैं मतलब कि सारे स्थापना सारे महादेशों का स्थापित यहाँ हो गया। किसके रूप में? बाजार के रूप में, मार्केट के रूप में। इसलिए तो इसको कहा गया कि केंद्र बन गया मार्केट का। 20 बाजार का स्वरूप और विस्तार। 20 बाजार का स्वरूप किस तरीका से हुआ? व्यापार कैसे बढ़ते चला गया? ये आ गया डिबिया। देखते हैं कौन वाली डिबिया? तो पीली वाली डिबिया। उपनिवेशवाद क्या है? ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा त्याग किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि इन देशों का आर्थिक शोषण करना। उपनिवेशवाद का मतलब था ये राजनीतिक तरीके से जहाँ जहाँ छोटे छोटे देश थे वहाँ पर जाकर अपना अस्तित्व को कायम करना और उनका शोषण करके जो भी माल धन हो सके अपने देश में लाकर, अपने आप को या अपने देश में लाकर या अपने आप को लाकर इसे विकसित करना या बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य था। 18वीं सदी के मध्य भाग से, कौन सदी? 18वीं सदी के कौन भाग से? मध्य भाग से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का विस्तार आरंभ हुआ। ये देखा जाए तो 18वीं शताब्दी के मध्य के भाग तक इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने आए और बड़े बड़े कारखाने का उत्पादन हुआ, बड़े बड़े कारखाने आरंभ हुए, बड़े बड़े कारखाने का शुरुआत किया गया।
इन कारखानों में यह कारखानों वाष्प इंजन से चलते थे और यह कारखाने कौन इंजन से, वाष्प इंजन से चला करते थे। इस प्रक्रिया से वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी बढ़ा और देखा जाए इसी प्रक्रिया से वस्तुओं का जो था उत्पादन काफ़ी बढ़ा, यानी कि कह सकते बहुत तेज़ी से इसका विकास हुआ। उत्पादन के बढ़ते आकार से, किसके उत्पादन के बढ़ते आकार से हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता हुई। देखा जाए उत्पादन क्या हो गया, बढ़ने लगा, क्योंकि क्या कारखाने खुल गए। जब कारखाने खुल गए तो उत्पादन बढ़ने लगा और उत्पादन होगा कब, जब उसके लिए कच्चा माल चाहिए। बोल सर क्या उत्पादन में कच्चा माल चाहिए? जैसे हम कहें कि कुरकुरे का फैक्ट्री खोलना है तो कुरकुरे का पहलेज का फैक्ट्री खोलना है, कुरकुरे खोलना है तो कुरकुरे का फैक्ट्री खोलना है तो कुरकुरे बनता क्या, मकई से बनता, तो मकई कच्चा माल कहलाएगा। तो ये कच्चा माल कहाँ से आएगा, कृषि से आएगा। तो जितने भी कच्चे माल थे क्या चीज़ से आ रहे थे, कृषि से आ रहे थे। तो कह रहा इसके कच्चे माल की आवश्यकता हुई और तब इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका, एशिया में कौन, भारत और अफ्रीका की ओर अपना ध्यान खींचा। यही कारण हुआ कि इंग्लैंड के लोग यहाँ पर क्या चीज़ करने लगे जी, यहाँ पर इसको कच्चे माल की आवश्यकता हुआ तो कच्चे माल की तलाश में उत्तरी अमेरिका गए, एशिया गए, एशिया में भारत देश आए जहाँ के यहाँ पर कृषि प्रधान देश था तो कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकता था, और अफ्रीका गए जो इनको भी यहाँ भी कृषि प्रधान देश है, यानी कि कृषि अधिक मात्रा में किया जाता है, तो यहाँ पर भी गए इंडस्ट्रीज वाले इंग्लैंड वाले लोग। कर आगे वह उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल और बना बनाए एक बाज़ार मिल गया। हाँ जैसा ही वहाँ गए तो एकदम पर्याप्त मात्रा में भारत में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में पर्याप्त मात्रा में, यानी बहुत प्रचुर मात्रा में, क्या कह सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में इनको बना बनाया क्या मिल गया, बाज़ार मिल गया। इसी दो चीज़ों पर औद्योगिक क्रांति सफल हो गया। यही कारण इसी दो चीज़ पर क्या, कौन क्रांति, औद्योगिक क्रांति सफल हो गया। इसलिए इंग्लैंड ने प्रचुर संसाधन पर अस्थायी अधिकार का प्रयास आरंभ किया। यही कारण हुआ कि इंग्लैंड क्या किया, इंग्लैंड के अस्थायी अधिकारी का प्रयास आरंभ किया। इससे उपनिवेशवाद, कौन निवेशवाद, उपनिवेशवाद नामक एक नवीन शासन प्रणाली, कौन उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद नामक एक कौन नवीन शासन प्रणाली का उदय हुआ। यही कारण हुआ कि इसमें एक उदय हुआ। और किसका उदय हुआ, उदय हुआ तो उपनिवेशवाद का उदय हुआ। उपनिवेशवाद कहने का मतलब क्या हुआ, जो दूसरे देश से लोग आए, कच्चे माल की तलाश में आए, अपने उपयोगिता के वस्तुओं को खरीदने के लिए आए, यानी कि बाजार की खोज, बड़े बड़े बाजार की खोज में तलाश में आए, तो इन्हीं लोगों को आकर बसना ही क्या कहलाया, उपनिवेशवाद कहलाया। कर वो होता और विदेशी में वस्तुओं को बेचा जाता था। उपनिवेश क्या था, जैसे आया उपनिवेश प्रणाली उदय हुआ, जैसे मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन इत्यादि बड़े नगर का उदय इसी परिणाम था। ये जो मैनचेस्टर जो बहुत बड़े शहर थे, लिवरपूल जो बड़े शहर थे, लंदन इत्यादि जो सारे बड़े बड़े टाउन से शहर थे, इन नगरों का उदय इसी कारण से हुआ, या कह सकते इसी परिणाम से हुआ, जिसके कारण क्या जी हो पाया, या विलुप्त हो पाया, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन भी होता था। यहीं पर किसका उत्पादन होता था, वस्तुओं का उत्पादन होता था, और विदेशों में वस्तुओं को बेचा भी जाता था। और विदेशों में क्या चीज़ करने जाने लगा, वस्तुओं को बेचा जाने लगा। 18वीं और प्रारंभ में 19वीं शताब्दी का विश्व बाजार होता ही चला गया। और 18वीं शताब्दी में किसका, विश्व बाजार का धीरे धीरे बढ़ते चला गया, या कह सकते धीरे धीरे होता चल गया। विश्व बाजार के इस स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग। और देखा जाए विश्व व्यापार के इसका उद्योग था, मेन उद्योग था कौन, विश्व बाजार का इसका स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग, यानी कि इसका मेन रूप था, मेन यानी कह सकते हैं मेन बड़ा बाजार था कौन उद्योग, कपड़ा उद्योग। आप देख रहे होंगे इधर इंग्लैंड का एक व्यापार नगर किस तरीक़े से विकसित किया गया, यहाँ पर किस तरीके से सारे सजावट सामान रखे गए, इतना डेवलपमेंट कंट्री था। और धीरे धीरे आगे बढ़कर बहुत बड़े उद्योगपति शहर कह सकते हैं या नगर के रूप में सामने आया। औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ, कौन क्रांति के फैलाव के साथ साथ, औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ बाजार का स्वरूप क्या होता रहा, क्या विश्वव्यापी, यानी कि पूरे विश्व में फैलता चला गया। इसके व्यापार, श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह इन तीनों आर्थिक प्रवृत्तियों का जन्म दिया। यही कारण हुआ कि इसके पूंजी का प्रभाव तथा तीन आर्थिक प्रवृत्तियों का जन्म दिया और व्यापार मुख्य कच्चे मालों को इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचाने लगा। यही हुआ इंग्लैंड क्या करने लगा, कच्चे माल को खाली अपने तक सीमित नहीं रखा, ये कच्चे माल यहाँ से खरीद के लाते थे, उत्तरी अमेरिका से, भारत से खरीद के, एशिया में भारत से और दक्षिणी अफ्रीका से खरीद के लाते थे। और ये ऊँचे कीमतों पर किसी दूसरे देश में जाकर क्या कर देते थे, बेच देते थे।
जब बेचने से इनका मुनाफा धीरे धीरे और बढ़ गया तो कहा जा सकता है कि ये सिर्फ अपने आप में ही कच्चा माल को अपने नहीं लाते थे, कच्चा माल को पूर्ति करने के लिए सिर्फ अपने पास नहीं लाते थे, यह किसी और देश को सप्लाई करते थे। वहाँ के कारखानों में निर्माण वस्तुओं का विश्व के कोने कोने में पहुँचाने का तक सीमित था। यही कारण हुआ कि हाँ, इनका फिर एक और काम मिल गया, जितना भी वस्तु निर्मित था जो उसको विश्व के पूरे बाज़ार में कोने कोने तक फैलाना इसका काम हो गया। श्रमिकों का प्रभाव, किसका प्रभाव? श्रमिकों का प्रभाव। अगर देखते हैं श्रमिकों के प्रभाव के पहले जानने से पहले हम देखते इधर एगो डिबिया दिखाया जिसको कहते हैं हम पीली वाली डिबिया। उम्मीद करते हैं अगर हम जो आपको समझा रहे हैं वो बात सभी बात आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई बात किसी भी बात में दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ हो या कोई पॉइंट में तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें ज़रूर बताइए। खैर अगला गिरमिटिया मजदूर। कौन मजदूर? गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शामिल क्षेत्रों में ले जाते थे उसे कहते थे गिरमिटिया मजदूर कहते थे। गिरमिटिया मजदूर जैसे अभी कोई भी वस्तु या कोई भी काम करने के लिए, बनाने के लिए एक ही बार ठेका ले लिया जाता है, उसी प्रकार वहाँ भी एक ही साथ पैसा ले लिया जाता था, एक ही साथ ठेका ले लिया जाता था या कह सकते समझौता पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता था कि हम एक निश्चित क्षेत्र में वहाँ पर ले जाएंगे और आपसे क्या करवाएंगे? काम करवाएंगे। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे KGF 1 देखे होंगे, चैप्टर 1, तो उसमें क्या होता था, बहुत सारे मजदूरों को पकड़ के एक निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के वहाँ पर पूरा ज़िंदगी के लिए वहाँ पर लाकर उनसे काम करवाया जाता था। इन्हें मुख्यतः नकदी फसलों जैसे गन्ना के उत्पादन में करा। इन्हें नकदी फसलों में, कौन फसलों? नकदी फसलों में गन्ना गन्ना उत्पादन में लगभग लगाया जाता था। और कौन कौन से फसल में इसको उपजाने के लिए गिरमिटिया मजदूर को लगाया जाता? गन्ना के और बहुत सारे फसल को उपजाने में, इनको उनके काम करने में इन्हें लगाया जाता था, गिरमिटिया मजदूर को। भारत के भोजपुर भाषी क्षेत्र। कौन भोजपुर? भोजपुर कौन क्षेत्र? भोजपुर भाषी क्षेत्र। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से गन्ने की खेती के लिए समझौता या जमाऊ का फिजी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, मॉरिशस आदि देश में ले जाया जाता था। इनसे जो गन्ना उगता था, गन्ना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम इंग्लैंड का था, या कह सकते इन्हीं लोगों का काम था। श्रमिक के प्रभाव के अंतर्गत हम देखते हैं कि औपनिवेशिक देश भारत से लोगों को निश्चित अवधि के लिए एक समझौता यानी कह सकते हैं अनुबंधन के तहत यूरोपीय देश अपने यहाँ या फिर अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में ले जाते थे। कर देखा जाए तो अपने जो गिरमिटिया जो समझौता था, गिरमिटिया मजदूर था, उनके द्वारा औपनिवेशवाद जो को समझौता पर हस्ताक्षर करवाया जाता था। ऐसे गन्ने की खेती कराया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए और लाने के लिए काम में, यानी कि नकदी फसल में। इन मजदूरों की मजदूरी बहुत कम होती थी और इन मजदूरों की क्या होती, मजदूरी बहुत ही कम होती थी, इतनी कम होती थी कि या वो पैसे से या उस मजदूरी से वो अपना भरण पोषण नहीं कर पाते थे, तथा इन्हें मुख्यतः कृषि काज, कौन काज? कृषि काज, नकदी फसल, कौन फसल? नकदी फसल, गन्ना, चाय, तंबाकू के उत्पादन है। इनसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, उत्पादन भी करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं श्रमिकों को बड़े पानी के जहाज़ों पर भर कर ले जाना। इस तरीका देखें किस तरीके से लोग जा रहे हैं, बड़े जहाज़ पर यहाँ पर बैठेंगे और श्रमिकों को यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाएगा। इसी को कहते हैं कौन मजदूर? गिरमिटिया मजदूर। तंबाकू में लगाया, इसी तरह के मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे मजदूर जिसको एक निश्चित समय में स्थान पर निश्चित काम करने के लिए ले जाया जाता है और उसको पैसा भी कम दिया जाता है, एक से देश से दूसरे देश तक ले जाया जाता है काम कराने के लिए, वैसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर के अंतर्गत रखा जाता है, या कह सकते हैं ऐसे मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। पूंजी पलायन के अंतर्गत यूरोप देशों के उद्योगपति औद्योगिक क्रांति से प्राप्त भारी लाभों को अपने शासित क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे रेल लाइन का निर्माण, खाद्य से कोयला निकालना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास जैसे नकदी फसल के उत्पादन इत्यादि में बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश किया। इससे
उपनिवेशक की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से यूरोपों के साथ जुड़ गया। अगर देखा जाए कि व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्होंने रोड बनाए, रेलवे लाइन बनाए, खाद बनवाए, चाय बनवाए, कॉफ़ी की खेती करवाया, कड़वा की खेती करवाया, कपास की खेती करवाया, नकदी खेती करवाया। यानी इन्हीं के द्वारा हम लोग और खेती करने में क्या चीज़ होते चलेंगे, वृद्धि होते, हमारे खेतों में कृषि में वृद्धि होता चला गया। पूंजी की निवेश क्रिया, इससे उपनिवेशक की आर्थिक प्रत्येक प्रत्यक्ष रूप से यूरोपों के साथ जुड़ गया है। अगर जाने अप्रत्यक्ष रूप के मतलब कि प्रत्यक्ष मन हो चाहे न मन हो, उस तरीक़ा से क्या हो गया, दोनों आपस में एक जुड़ गए हैं। इस प्रकार इन प्रक्रियाओं ने यूरोप केंद्रित एक विश्वव्यापी अर्थशास्त्र को जन्म दिया। इसलिए इसी अंतर्राष्ट्रीय को हल विश्व बाजार की संज्ञा दे दी गई। हमने विश्व बाजार की संज्ञा दे दी। कह रहा इसी प्रकार से विश्व व्यापारी जो यूरोप जो व्यापार का केंद्र बन चुका था, जो उसमें इंग्लैंड था, उसमें उसका नाम था उपनिवेशिक बाजार का, उस स्थान का नाम क्या था, उस स्थान का नाम क्रिमिटिया था। क्रिमिटिया मजदूर के द्वारा उसको ले जाया जाता था और वहाँ पर उनके द्वारा काम करवाया जाता था। उनके द्वारा काम करवाने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या होने लगे, इनके व्यापार बढ़ने लगे, वाणिज्य बढ़ने लगे, व्यापार में अर्थव्यापारी हो गया। ये रेलवे लाइन का निर्माण करवाने लगे, व्यापार को बढ़ाने के लिए सड़क बनवाया, खाद बनाया और बहुत सारी चीज़ों का क्या कर दिया, उत्पादन करवाया। यानी कि यहाँ से लेकर नए एक देश से लेकर दूसरे देश, यानी कह सकते हैं इंग्लैंड से या यूरोप से लेकर कहाँ के तक आए, भारत तक पहुँच गए। कह रहा विश्व व्यापार की उपयोगिता, उपयोगिता विश्व व्यापार की उपयोगिता है क्या, जिसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आर्थिक गतिविधियों के स्वतंत्र रूप से संचालित होना सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप का विश्वव्यापी होना आवश्यक होता है। अगर देखा जाए आर्थिक गतिविधियों के स्वतंत्र रूप से संचालित होना वो सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप को विश्व व्यापारी होने की आवश्यकता होता है। व्यापारियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, मध्य वर्ग तथा आम उपभोक्ताओं के हितों को बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप सुरक्षित रखता है। अगर देखा जाए जो व्यक्तिवाद है और व्यक्ति के बाद व्यापारी हैं, सुनिश्चित है, पूंजीपतियों के लोग हैं, मध्यवर्गीयों के लोग हैं, इनको एकदम पूरा ताम झाम से लाया जाता था, मंत्री के पद पर भी बिठाया जाता था। कभी कभी किसानों को अपने उपज का अच्छा रिटर्न मतलब कीमत प्राप्त होता था। और यही कारण हुआ था जब उतने दूर दूर बाजार थे उसके बावजूद भी जाना पड़ता था, क्योंकि किसानों को वहाँ पर क्या चीज़ प्राप्त होता था, मुनाफा प्राप्त होता था। क्योंकि बाजार ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होता है, प्रतिस्पर्धित होता है, कुशल श्रमिकों के विश्व स्तर पर पहचान तथा महत्व और आर्थिक लाभ की इसी वैश्विक बाजार से प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो अगर वैश्विक बाजार के अंतर्गत आप डुले हुए हैं तो आपको रिफंड भी दिया जाएगा, वस्तु प्रोडक्ट खराब रहेगा तो वो भी आपको लेके जाया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ प्रतिस्पर्धा हो गया, रिटर्न कीमत बढ़ने लगी, किसानों का भी पैसा यानी कि आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। रोजगार के नए अवसर भी विश्व व्यापार में सृजन होने लगा। सृजन मतलब कुछ बनना यानी उत्पादन होने लगा। अब रोजगार करने के लिए अनेक प्रकार के काम मिलने लगे, जिससे लोग अपना जीवन को भी भरण पोषण बढ़िया अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आधुनिक विचार और चेतना के प्रसार में भी इसका महत्व होता है। अगर देखा जाए आधुनिक विचार में देखा जाए अभी के हिसाब से देखा जाए तो विचार बढ़ाने के लिए प्रसार यानी प्रचार प्रसार का करना पड़ता है। तभी जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा तो क्या चीज़ बढ़ नहीं पाएगा। तो इसी बात पर आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम लोग विश्व व्यापार के बाद पढ़ेंगे, हम लोग में पढ़ेंगे विश्व बाजार के लाभ और हानियाँ, क्या क्या विश्व बाजार के लाभ हुआ और क्या क्या हानियाँ हुआ। उसके बाद विश्व बाजार के हानियाँ के बारे में पढ़ेंगे, लाभ के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व में कैसे जर्मनी ने क्या क्या चुकाया, कैसे आर्थिक स्थिति उसका खराब हुआ, फिर उस स्थिति को किस तरीक़े से ठीक कर पाया। इस तरीक़े की सभी बातों को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे जानेंगे या समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो आज बस इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिए, आगे यूँ बढ़ते रहिए।